नमस्कार दोस्तों, माइंड प्रेप स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। बात 1856 की है, जब जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नाम के दो अंग्रेज इंजीनियर लाहौर से कराची के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। अब उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए मजबूत ईंटों की भारी जरूरत थी। तभी उन्हें पास ही में ईंटों के कुछ पुराने टीले मिले और उन्होंने बिना ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं, हजारों साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की पक्की ईंटों का इस्तेमाल अपनी आधुनिक रेलवे लाइन बनाने में कर लिया। सोचिए जरा, औपनिवेशिक काल के उस बुनियादी ढांचे के विकास ने अनजाने में ही हमारी सबसे बड़ी विरासत को उजागर भी किया और कुछ हद तक नष्ट भी कर दिया। सच में उन ईंटों की मजबूती ही इस बात का पुख्ता प्रमाण थी कि वे कोई साधारण ईंटें नहीं थी। यद्यपि अलेक्जेंडर का निंगम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, उन्होंने इसके महत्व को आंशिक रूप से समझा था, लेकिन इस सभ्यता की विधिवत और असली खोज का श्रेय सर जॉन मार्शल के नेतृत्व को जाता है। और उनके साथ जो भारतीय पुरातत्वविद थे। हाँ, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन शुरू किया और ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जब इस पूरी सभ्यता का खाका सामने आया तो इसका आकार देखकर तत्कालीन दुनिया दंग रह गई थी। बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। मतलब उस 13 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे की कल्पना करना ही रोमांचक है। उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंदोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक एक पूरा त्रिकोण बन जाता है। समय की सबसे बड़ी सभ्यता को समेटे हुए था। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा वो सिर्फ इसका आकार नहीं था, बल्कि इनका नगर नियोजन था, जो आज के आधुनिक स्मार्ट सिटी मॉडल को सीधे तौर पर चुनौती देता है। सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि वे एक दूसरे को समकोण पर यानी बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। पूरा का पूरा शहर एक व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ था। देखिए, उस ग्रिड पैटर्न से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन है। पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर के इतने विशाल इलाके में ईंटों का जो अनुपात था वो एक समान था, 4:2:1। ये कैसे संभव हुआ होगा? यही तो सवाल है। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक संचार तकनीक के, बिना व्हाट्सएप या ईमेल के इतने बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री का यह मानकीकरण कैसे मुमकिन हुआ होगा, यह आज भी एक अचरज का विषय है। और उनकी जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो नालियों को पक्की ईंटों से ढका गया था। और साफ सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल्स भी बनाए गए थे। जी हाँ, जल प्रबंधन का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण समकालीन मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन नगर नियोजन में इतनी समानता होने के बावजूद कुछ बहुत ही रोचक अपवाद भी मिलते हैं, जो इस सभ्यता की डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं। अमूमन सिंधु घाटी के शहरों में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि वे पीछे गली की तरफ खुलते थे। शायद वे लोग धूल मिट्टी या मुख्य मार्ग के शोर शराबे से बचना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन गुजरात का लोथल शहर इसका एकमात्र अपवाद था, जहां घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर ही खुलते थे। और उसका कारण भी बहुत व्यावहारिक था। लोथल एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर और बंदरगाह था, यानी डॉकयार्ड। जहाज़ों से माल सीधा गोदामों और दुकानों तक आसानी से पहुंच सके। शायद इसीलिए वहां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर रखे गए थे। स्मार्ट बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस के अलावा अगर हम उनके दैनिक जीवन के बारीक विवरणों पर गौर करें ना, तो एक बहुत ही क्यूट सी चीज सामने आती है। चन्हूदड़ो शहर की खुदाई में एक ऐसी ईंट मिली है जिस पर एक कुत्ते के पैरों के निशान हैं, जो एक बिल्ली का पीछा कर रहा है। हाँ, वो वाकई एक बेहद मानवीय और मजेदार विवरण है। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी दिन किसी ने कोई ईंट सूखने के लिए रखी होगी और कोई कुत्ता बिल्ली के पीछे भागा होगा, जिसके निशान उस गीली ईंट पर हमेशा के लिए अमर हो गए। यह हमें सीधा उन लोगों की इंसानियत से जोड़ देता है। सही कहा। और अगर हम पूरे समाज को देखें तो पूरे उत्खनन में बहुत ही कम मात्रा में हथियार मिले हैं। इससे इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक बेहद शांतिप्रिय समाज था, जो अपनी ऊर्जा युद्ध में नहीं बल्कि व्यापार, कला और कृषि में लगाता था।
ये लोग शतरंज जैसा खेल खेलते थे। मुर्गों की लड़ाई इनका प्रिय मनोरंजन था। और भोजन में ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के आहार लेते थे। समाज में मातृ देवियों की मूर्तियों की बहुतायत ये भी संकेत देती है कि ये संभवतः एक मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। उनकी उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। वे कपास की खेती करने वाले दुनिया के पहले लोग थे। मेसोपोटामिया के सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को बाकायदा मेलुहा कहा गया है, जिसका मतलब होता है नाविकों का देश। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी पहेली आज भी अनसुलझी है, उनकी लिपि। हाँ, वो रहस्यमयी लिपि जिसे गोमूत्राक्षर या बॉस्ट्रोफिडन लिपि कहा जाता है। इसका नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन इसका तरीका बहुत दिलचस्प है। आप समझाना चाहेंगे इसे? जरूर। जैसे कोई किसान बैल से खेत जोतता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, फिर वहीं से मुड़कर वापस। यानी पहली लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और अगर वाक्य खत्म ना हो तो दूसरी लाइन वहीं से बाएं से दाएं शुरू हो जाती थी। इसमें भाव चित्रात्मक चिन्हों का प्रयोग होता था। ये सच में इतिहास की एक बड़ी विडंबना है कि इतने महान और विकसित समाज के लोग क्या सोचते थे, ये हम आज तक पढ़ ही नहीं सके हैं। और उनकी मोहरों पर जो एक सींग वाले रहस्यमयी जानवर यानी यूनिकॉर्न के चित्र मिलते हैं, वो भी एक अलग ही रहस्य है। लेकिन ये रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि एक समय ऐसा आया जब इस विशाल और शांतिप्रिय सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़, जलवायु परिवर्तन, नदियों के रुख बदलने या बाहरी आक्रमणों जैसे कई सिद्धांत दिए जाते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक बड़ा विरोधाभास है। इतनी उन्नत शहरी सभ्यता के पतन के बाद जब 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल की शुरुआत हुई, तो समाज आगे बढ़ने की बजाय वापस एक ग्रामीण और पशुपालक व्यवस्था में बदल गया। पक्की ईंटों के घरों की जगह कबीलाई बस्तियों ने ले ली। शहर से गांव की तरफ लौटने का ये बदलाव सच में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, वैदिक काल को समझने के लिए सबसे बड़ा स्रोत है सबसे पुराना वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद केवल भजनों का संग्रह नहीं है, ये उस समय के समाज, राजनीति और भूगोल का एक बहुत स्पष्ट दस्तावेज है। इसके 10 मंडलों में उस समय की पूरी दुनिया बसी है। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से देखें तो इसका तीसरा मंडल बहुत खास है, क्योंकि इसी में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। और 7वां और 9वां मंडल भी तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, 7वां मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ये भरत कबीले के राजा सुदास और 10 अन्य कबीलों के बीच रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी को उस समय परुष्णी कहा जाता था। इसके अलावा 9वां मंडल पूरी तरह से सोम देवता को समर्पित है। अगर हम ऋग्वेदिक समाज की बात करें तो मुझे ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि उस समय महिलाओं की स्थिति समाज में काफी मजबूत हुआ करती थी। उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का स्पष्ट जिक्र मिलता है, जो मंत्रों की रचना तक करती थीं। और विश्फला नाम की एक महिला योद्धा का भी वर्णन है। हाँ, जो युद्ध में अपना पैर कटने के बाद कृत्रिम पैर लगा के फिर से लड़ी थी। उस समय बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी कोई सामाजिक बुराई नहीं थी। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी थी। गाय का महत्व इतना ज्यादा था कि उसे अघन्या कहा जाता था। अघन्या, जिसका अर्थ है वह जिसका वध न किया जा सके। उस समय के ज्यादातर युद्ध जमीन या साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि गायों की खोज या उनकी रक्षा के लिए ही लड़े जाते थे। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास जब उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ, तो एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। लोहे की खोज। आयरन एज की शुरुआत। हाँ, लोहे में कृषि और युद्ध दोनों ही क्षेत्रों में एक बड़ी क्रांति ला दी। लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को साफ करके खेती के विशाल मैदान बनाए गए और लोहे के फाल वाले हलों से गहरी जुताई संभव हुई। इससे क्या हुआ? इससे अधिशेष उत्पादन यानी सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। और जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, समाज की संरचना पूरी तरह से बदलने लगी। जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के समय पूरी तरह से कर्म पर आधारित थी, वो अब जन पर आधारित हो गई। कबीले अब जनपदों में बदलने लगे और राजाओं की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई। राजाओं के अपनी शक्ति दिखाने के लिए सम्राट, विराट और एकराट जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करना शुरू कर दिया। और दुर्भाग्य से इसी समय महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई और समाज में कई नई कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया।
कृषि विस्तार और लोहे के हथियारों ने दूसरी नगरीय क्रांति को जन्म दिया, जिसे हम महाजनपद काल के रूप में जानते हैं। उत्तर भारत 16 बड़े महाजनपदों में बंट गया था, जिसकी स्पष्ट जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। इन 16 महाजनपदों के बीच वर्चस्व की एक लंबी लड़ाई चली, जिसमें अंततः मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ, इतने सारे राज्यों में सिर्फ मगध ही क्यों सबसे ऊपर पहुंचा? क्या ये सिर्फ उनके राजाओं की महत्वाकांक्षा थी या इसके पीछे कुछ और कारण थे? देखिए, राजाओं की महत्वाकांक्षा तो थी ही, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु बहुत ही आक्रामक शासक थे। लेकिन मगध की सफलता के पीछे उसका भूगोल सबसे बड़ा और निर्णायक कारण था। ज्योग्राफी कैसे? मगध की पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो एक प्राकृतिक किले का काम करती थी। गंगा और सोन नदियों के भाव क्षेत्र ने जमीन को बेहद उपजाऊ बना दिया था, जिससे इतनी बड़ी सेना का भरण पोषण आसान हो गया। मगध के पास लोहे की बेहतरीन खदानें थीं, जिससे उन्होंने सबसे घातक हथियार बनाए। और हाथियों का इस्तेमाल भी तो उन्होंने ही शुरू किया था ना? बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सामरिक फायदा यह था कि आसपास के जंगलों में हाथियों की बहुतायत थी। मगध पहला ऐसा राज्य था जिसने बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया, जो उस समय के कह सकते हैं कि प्राचीन टैंक की तरह काम करते थे। प्राचीन टैंक, सही कहा। मगध की इसी मजबूत नींव पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। मौर्य शासकों का यूनानियों के साथ बड़ा ही गहरा कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध रहा। कूटनीति की जब बात आती है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार से जुड़ा एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक किस्सा है। हाँ, वो सीरिया के शासक वाला किस्सा। हाँ, सीरिया के यूनानी शासक एंटियोकस को लिखे गए एक पत्र में बिंदुसार ने 3 अजीब-गरीब चीजों की मांग की: मीठी शराब, सूखे मेवे जिनमें खासकर अंजीर शामिल थे, और एक यूनानी दार्शनिक। और जवाब में क्या मिला? एंटियोकस ने मीठी शराब और सूखे मेवे तो भिजवा दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि यूनानी कानून के हिसाब से ज्ञान और दार्शनिकों का व्यापार नहीं किया जा सकता। वो किस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है। खैर, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय राजनीति में कई छोटे बड़े वंश आए। इनमें दक्षिण और मध्य भारत में उभरा सातवाहन वंश अपनी कुछ अनोखी खासियतों के लिए जाना जाता है। उनके नाम बहुत अलग होते थे ना, माताओं के नाम पर। बिल्कुल। सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनके समाज में एक स्पष्ट मातृ सत्तात्मक झलक देखने को मिलती है। जहां उत्तर भारत में पितृसत्ता मजबूत हो रही थी, वहीं सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे। जैसे सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम था गौतमी पुत्र शातकर्णी, यानी गौतमी का बेटा शातकर्णी। इसी तरह वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। नामों के अलावा अर्थव्यवस्था में भी सातवाहनों ने कुछ बहुत अलग प्रयोग किए थे। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों के साथ साथ मुख्य रूप से सीसे यानी लेड और पोटीन के सिक्के भारी मात्रा में चलाए। और उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान एक ऐसी प्रथा की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय इतिहास का ढांचा ही बदल दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमिदान देने की शुरुआत की। टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स। हाँ, इसका सबसे पहला प्रमाण महाराष्ट्र के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सातवाहनों के इस भूमिदान ने जिस सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडलिज्म की नींव रखी, उसी व्यवस्था के साये में आगे चलकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा हुआ जिसे हम भारत का स्वर्ण युग कहते हैं, गुप्तकाल। गुप्तकाल सच में गोल्डन एज था। ये दौर केवल साम्राज्यवाद का नहीं था, बल्कि ये विज्ञान, गणित, कला और वास्तुकला की असाधारण तरक्की का युग था। विज्ञान की बात करें तो आर्यभट्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने शून्य का सिद्धांत तो दिया ही, साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान में भी क्रांति ला दी। बिल्कुल। आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से गणना करके बताया कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे का असली वैज्ञानिक कारण बताया कि ये किसी राहु केतु के निगलने से नहीं, बल्कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाइयों के एक सीध में आने के कारण होता है। और गुप्तकालीन विज्ञान का एक और जीता जागता और हैरान कर देने वाला उदाहरण आज भी दिल्ली के मेहरौली में खड़ा है, लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया लोहे का ये खंभा प्राचीन रसायन विज्ञान की चरम सीमा को दर्शाता है। 1500 साल से ज्यादा समय से खुले आसमान के नीचे दिल्ली की धूप, बारिश और प्रदूषण झेल रहा है, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी गुप्तकाल बेमिसाल था। वास्तुकला की पंचायतन शैली इसी काल में विकसित हुई। ये पंचायतन शैली क्या होती है, थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए, पंचायतन शैली का मतलब है कि एक मुख्य देवता का मंदिर बीच में होगा
और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर बनाए जाएंगे। ये एक तरह का 3D ग्रिड सिस्टम था। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जहां पहली बार मंदिर के ऊपर एक सुव्यवस्थित शिखर बनाया गया था। और चित्रकला में भी तो काफी विकास हुआ था। महाराष्ट्र की अजंता और मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाएं इसी दौर की कलात्मक ऊंचाइयों को दर्शाती हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकला आज भी लोगों को अचंभित कर देती है। वहां फ्रेस्को और टेम्पेरा तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। ये तकनीकें उस समय के हिसाब से बहुत उन्नत थीं। हाँ, फ्रेस्को का मतलब है गीले प्लास्टर पर रंग करना ताकि रंग दीवार का ही हिस्सा बन जाए और सदियों तक सुरक्षित रहे। और टेम्पेरा तकनीक में रंगों को जोड़ने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। और जब उत्तर भारत में गुप्त शासक कला और विज्ञान का ये स्वर्ण युग रच रहे थे, तब दक्षिण भारत में संगम काल अपने चरम पर था। सुदूर दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्या राजाओं के अधीन एक समृद्ध संगम काल चल रहा था। उनका व्यापार तो दुनिया भर में फैला हुआ था ना? बिल्कुल, खासकर रोमन साम्राज्य के साथ उनका व्यापारिक संबंध बहुत ही प्रगाढ़ था। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें पुडुचेरी के पास अरिकामेडु नामक बंदरगाह की खुदाई से मिलता है। अरिकामेडु? जी, अरिकामेडु सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस समय का ग्लोबल ट्रेड हब था। वहां से बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के और एम्फोरा जार मिले हैं। ये वो खास जार थे जिनमें रोम से शराब और जैतून का तेल आता था। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का व्यापारिक दबदबा उस समय पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा था। तो अगर हम इस पूरी यात्रा का सार निकालें तो ये स्पष्ट है कि प्राचीन भारत का इतिहास केवल युद्धों या राजमहलों तक सीमित नहीं है। यह उन महान इंजीनियरों का इतिहास है जिन्होंने सिंधु घाटी में 90 डिग्री पर काटती सड़कें और ढकी हुई नालियों का ड्रेनेज सिस्टम बनाया। यह उन वैज्ञानिकों का इतिहास है जो बिना टेलीस्कोप के अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल को समझ रहे थे। और सबसे बढ़कर यह उन आम लोगों का इतिहास है जिनकी झलक एक गीली ईंट पर कुत्ते और बिल्ली के भागने के निशानों में आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और इन तमाम ऐतिहासिक पड़ावों को देखते हुए एक बहुत ही प्रासंगिक विचार मेरे मन में आता है। हमने देखा कि कैसे 1000 ईसा पूर्व में महज एक धातु यानी लोहे की खोज ने समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया। हाँ, पूरी एक क्रांति आ गई थी। जंगलों को साफ करने से लेकर युद्ध के तरीकों तक और सामाजिक वर्ण व्यवस्था को जन्म देने तक एक अकेली तकनीक ने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। आज हम जिस दौर में खड़े हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीक हर दिन हमारी जिंदगी बदल रही है, क्या हम भी एक नई लोहे की खोज के मुहाने पर खड़े हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये आधुनिक तकनीक भी आने वाले 1000 सालों के लिए हमारे सामाजिक और मानवीय संरचना को उसी तरह बदल कर रख देगी जैसे लोहे ने वैदिक काल के बाद किया था? और एक और बात सोचिए, सिंधु घाटी के लोग इतने शांति प्रिय थे। अगर कल को हम उनकी लिपि पढ़ लें तो क्या हम आज के इतने आधुनिक होकर भी शांति से रहने के मामले में उन 4000 साल पुराने लोगों से कुछ सीख सकते हैं? यह वाकई एक ऐसा विचार है जो इतिहास को सीधे हमारे आज और आने वाले कल से जोड़ देता है। इतिहास केवल पीछे मुड़कर देखना नहीं है, बल्कि यह समझना भी है कि बदलाव किस तरह पूरी दुनिया को नया आकार देते हैं। इतिहास के पन्नों में ऐसी ही कई कहानियां और सबक छिपे हैं, बस उन्हें खोजने की जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने प्राचीन भारत का इतिहास को विस्तार से समझा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम अगली क्लास में एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।